Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning. Good morning, good morning. Let a few others also join. सबको शेड्यूल मिल गया था कल फ्रॉम स्कूल? Yes, sir. Yes, sir. Good. So Ashwini sir is also here, and today we will have chemistry and physics. और उसी शेड्यूल के हिसाब से we will have the classes, all subjects. Just in 2 minutes we will start the class. 2, 4, 10 बच्चे और जो हैं ज्वाइन कर लें. By today evening I'll share those questions जो तुमको कहा था of NTSC. And in case तुम लोगों को एकेडमी वाली जो बुकलेट्स हैं जिनमें पीछे एनटीएससी के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, so the academy students they have that study material that's always with them, but others if they want that study material, a set of it, so they can get it from the school gate. It is available as a complete bundle: math, science, social studies and mental ability, and you can get it at this late stage क्योंकि अब तो काफी साल निकल चुका, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एनटीएससी, बाय पेइंग 2000 रुपीज एट द गेट. तो जिसको अगर चाहिए हो तो यू कैन गो, एंड स्कूल हैज कन्वेड दिस थिंग कि मैं तुम्हें बता दूं, तो वो वहां रखा है, तो जाके ले लेना. इज दैट क्लियर? Yes. अश्विनी वी कैन स्टार्ट नाउ. 20 के करीब हो गए बच्चे. Okay, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Chalo, we are starting. And obviously, you must be aware that I will start from a simple question. ठीक है ना? I will pick up a simple question, very simple question, just to understand your level of preparation up to this point of time. ठीक है ना? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं सिर्फ ये जानने के लिए कि व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग. ठीक है ना? टुवर्ड्स क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. ठीक है? उसके बाद हम लोग फिर पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है ना? तो आई एम गिविंग दैट क्वेश्चन एंड यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सम what on class 9th and somewhat on class 10th. ठीक है ना? Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. ये कोई टेस्टिंग नहीं है. मतलब बेसिकली जैसे कि मैं देखना चाहता हूं कि व्हाट इज योर लेवल, व्हाट इज योर अप्रोच, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड व्हाट डू यू थिंक, फॉर दैट पर्पस ओनली. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट स्टडिंग. ठीक है ना? इसलिए ये मत सोचना कि सर टेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट.
The C2H6. C2H6. Yes, sir. Who is this? Aditya. Aditya. So C2H6 plus O2. C2H6 plus O2. who is this? Sir, our own. C2H6 plus O2 like this. Yes, sir. मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा. नहीं तो मतलब मैंने पूछा है कि कंपाउंड के लिए पूछा है. तो कंपाउंड whenever we write the compound, so we cannot Yes. write like this ना. Yes, sir. C2H6. चलो तो मतलब एक ही ऑप्शन आया ना, दूसरा ऑप्शन नहीं आया है. और किसी से हो रहा है? सर होने वाला है. कितने बच्चे हो अभी तक? बस only 2% has given answer. सर CH3. कौन है? सर. CH3. यस सर. चलो ठीक है. ओके. और किसी का आ रहा है और मैं बताऊं? आदि? सानवी? सर अभी सर मेरा C2H6 ही आ रहा है. मेरा कौन? C2H6O आ रहा है. किसका? Yes, sir. मेरा. C2H6O. किसका C2H6 हो रहा आ रहा? किसका आ रहा है सर, मेरा. C2H6? नेम, टेल मी योर नेम. सर प्रत्युष. झलक का भी प्रत्युष. सर. झलक का भी C2H6O आ रहा है. ओके. और किसी का? और किसी का? नहीं. चलो सबसे पहला चीज तो मैं ये बताऊंगा कि whoever had said this answer CH3, they do not have any idea about the compound. उसको कंपाउंड के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है. CH3 नाम का कोई कंपाउंड होता है? बताओ. CH3 तुमने पढ़ा होगा ना, एल्केन होता है. एल्केन में सबसे पहला मेंबर क्या होता है? मीथेन. CH4. बात में देखा. ठीक है ना. तो नहीं, ये सब चीज तो जैसे कि जब भी हम whenever we are giving answer to any question, तो हमें सबसे पहले तो बोलने से पहले सोचना चाहिए ना कि what I'm saying.
ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि दिस इज योर अप्रोच, ठीक है ना। सबका गलत अप्रोच है, सबका, मतलब नन ऑफ यू आर करेक्ट। अब जैसे जिसने C2H6 दिया है, तो जिसने C2H6 दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस इज C2H6 30 है ना। 12 into 2 is equal to 24 plus 6 is equal to 30। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 46। मेरे ख्याल से 2 ने आंसर दिया था C2H6 का। आदित्य तुमने बोला था ना? यस सर। तो हाउ कैन यू से दिस, बताओ तो ये कितना मतलब ब्लंडर हो गया ना, कि knowing this the molecular weight is 46 and you are saying the answer which do not justify the molecular weight of the substance। ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि तुम कैसे, मतलब क्या सोचते हो, ठीक है ना, क्या मतलब जानते हुए भी हम गलत बोल रहे हैं। by knowing everything we are saying wrong thing, ठीक है ना। ये और ये दोनों तो ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, इफ यू सी द मॉलिक्यूलर वेट तो ऐसे ही गलत हो जाए, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगा कि जिसने C2H6O बोला है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या चीज दिया गया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। प्रत्युष, यस सर। क्या दिया गया है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? सर उससे CH ना C2H5 OOH हो तो वो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, मतलब हो जाएगा, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट व्हेन यू आर गिविंग आंसर, ठीक है, जब हम आंसर दे रहे हैं तो उस टाइम पे हमें सोचना चाहिए ना, सबने वही चीज किया ना, एंड यू डिड द सेम थिंग। मिस्टेक किसी भी फॉर्म में हो, मिस्टेक होता है। हाँ चलो, क्या बोल रहे हो प्रत्युष आंसर? सर उसका इथेनॉल हो जाएगा और CH3O CH3 हो जाएगा, मीथेन मीथेन। और एक किसी ने बोला था, और कौन, एक लड़की क्या नाम था? The person- यस सर, झलक। हाँ तुमने भी यही बोला, बट व्हाट आई वाज आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, नॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यस मॉलिक्यूलर सर। तो क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? द CH3O CH3। CH3O CH3 कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा? सर पहला वाला होगा प्रत्युष, शायद सर, क्योंकि इथेनॉल शायद वो नहीं होता लिक्विड। ये हाँ, लिक्विड सर। होता है, मतलब ये लिक्विड होता है। बताओ प्रत्युष, ठीक है ना, इतना मतलब तुम 2 बार 3 बार में आंसर सही करोगे। एग्जाम इतना टाइम नहीं देता है, आप समझ रहे हो ना। एग्जाम में हर एक चीज तुम्हें दिया हुआ रहेगा, व्हाटएवर यू विल थिंक यू विल गेट दैट, हर एक चीज मिलता है, ठीक है ना। द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ये क्योंकि ये गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। इथेनॉल जो होता है लिक्विड के फॉर्म होता है, सब दुनिया जानती है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल जो मतलब वाइन सब में यूज किया जाता है, ठीक है ना, या आजकल सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। चलो अब मैं बता रहा हूं, जिससे सॉल्व नहीं हुआ है मैं उसको बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इन दिस केस अगर हमने कोई भी कंपाउंड लिया है, उसका जब कंबशन कराओगे, जलाओगे, तो इट गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है ना। तो कंबशन करने के बाद इफ वी आर गेटिंग CO2 एंड H2O, तो इसका मतलब है कि इफ इन द प्रोडक्ट साइड वी आर गेटिंग द कंपाउंड व्हिच इज कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली वी कैन से दिस गैस मस्ट बी कंटेनिंग कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन विच इज इन द प्रोडक्ट साइड विल कम फ्रॉम दिस कंपाउंड। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन मे और मे नॉट, मतलब ऑक्सीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट।
तो वी आर नॉट श्योर अबाउट ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, बट वी आर 100% श्योर अबाउट कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। अब नो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन कितने होंगे और ऑक्सीजन क्या होगा या नहीं होगा, इस चीज को हमें निकालना होगा। तो फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या करेंगे, 23 ग्राम ऑफ गैस इज गिवन टू यू और इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 है। तो हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, इसका मोल्स कितना आएगा। तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, क्लास 9th में पढ़े होंगे मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, विच इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसका हमने कितना मोल लिया है, 1 मोल लिया है, हाफ मोल लिया है सॉरी। और इसके हाफ मोल से जो CO2 का मोल फॉर्म कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू कार्बन प्लस 2 into 16, दिस इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अगर 44 है तो इसका मतलब इसका मोल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 होगा और इसका वेट 27/18, तो H2O का मोल जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 3/2 मोल आ जाएगा। तो अब ये कह सकते हो कि अगर इसका 1 मोल लिया है तो 1 मोल ऑफ दिस गिव्स 2 moles of CO2 and 3 moles of H2O, ये चीज फॉर्म कर रहा होगा। तो अब इससे हमें कैसे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालना है, तो ये कह सकते हैं कि इफ वी हैव टेकन 1 mole of this compound on reaction with this, we are getting 2 moles of CO2 plus 3 moles of H2O। तो इसमें क्या करेंगे, इफ यू बैलेंस दी कार्बन, जैसे हम लोग बैलेंस ऑफ एटम या मास बैलेंस करोगे, तो मास बैलेंस का मतलब हो जाएगा कि रिएक्टेंट में जितने एटम्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के होंगे, प्रोडक्ट्स में भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम होना चाहिए। तो कार्बन प्रोडक्ट में कितना है, तो कार्बन प्रोडक्ट में 2 है, तो रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसके बाद हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट इज 6, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब अगर ऑक्सीजन के लिए पूछा जाएगा तो या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, लेकिन बैलेंसिंग से पहले हमें यही चीज पता चल जाएगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज इक्वल टू 46, एंड मॉलिक्यूलर वेट 46 तभी होगा because we are sure about the number of carbon and hydrogen, और कार्बन का और हाइड्रोजन का वेट मिला के 30 आ रहा है। तो टू जस्टिफाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस वी हैव टू टेक ऑक्सीजन 1 लेना पड़ेगा 1। तो यानी कि ऑब्वियसली इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मॉलिक्यूलर वेट से वी विल आइडेंटिफाई कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो आ जाएंगे वो 1 आ जाएंगे। So that is why its molecular formula is C2H6O। अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसके बाद तो मैंने बता दिया है कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें 2 चीज आइडिया आता है कि एक तो ये अल्कोहल होगा और दूसरा ये ईथर होगा। तो अल्कोहल और ईथर शायद तुमने पढ़ा होगा, आइसोमर्स पढ़ा होगा, अल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट अल्कोहल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और ये जो रहेगा ये गैस के फॉर्म में होगा। तो अगर ये गैस के फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि वी हैव टेकन दिस एज अ गैस, ठीक है ना। तो इसीलिए इस केस में ये आंसर जो आएगा दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो इससे इसका मतलब ये हमें पता चल रहा है कि whenever we are reading the question, जबकि यहाँ पे तो मैंने बहुत टाइम दिया था, एग्जाम में you are not getting very much time, and if in exam you are not getting very much time, in that case you have to make this habit, तुम्हें ये हैबिट बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में भी हम कैसे ध्यान से पढ़ते हैं, कैसे ध्यान से सोचते हैं, ठीक है ना। बिकॉज एक बार तुमने क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर माइंडसेट, बिकॉज इन एग्जाम यू आर नॉट गेटिंग वेरी मच टाइम। ऐसे यहाँ पे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें बहुत जल्दबाजी में करना होता है, और उसमें बिल्कुल वो सब जानते हैं, दे ऑल नो अबाउट दिस थिंग
कि तुम यहाँ गलती करोगे, ठीक है ना। और खास करके जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाओगे, 10th क्लास तक तो कोई खास एग्जाम ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यू विल फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, व्हेन यू रीड एनी क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है इसमें? No doubt, sir. चलो अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं जिसका कि एप्लीकेशन वी सी एवरीवेयर। मतलब वट एवर यू स्टडी इन केमिस्ट्री, क्लास 11th में जाओ या 10th में रहो, ठीक है ना, जहां भी तुम पढ़ोगे बेसिकली दैट यू यूज एवरीवेयर, वो सब जगह पे हम लोग यूज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द बेसिक केमिस्ट्री। और वो पूरे केमिस्ट्री, अगर 11th 12th क्लास में इफ यू टेक केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, तो यू विल सी कि वो हर एक चैप्टर में उसको ऑलमोस्ट हम लोग यूज करते हैं, और वो आता है बेसिकली सोल्यूशन वाला टर्म्स आता है, ठीक है ना। सोल्यूशन के बारे में तुमने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो सोल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, solution is defined as the homogeneous mixture of solute and solvent। ये तो मेरे ख्याल से you all should be having idea about this one, क्योंकि ये मेरे ख्याल से क्लास 5th से ही हम लोग solute solvent का थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं, ठीक है ना। तो solute मतलब क्या होता है, जिसको डिसॉल्व करते हैं, और solvent जिसमें डिसॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली व्हाट वी स्टडी कि solute is present in lesser amount and solvent is present in large amount। and what is the meaning of homogeneous? तो homogeneous का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म उसका कंट्रीब्यूशन होता है, कंपोजिशन होता है। solute और solvent का जो कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, it is present in the same amount, same composition, that is the meaning of a homogeneous mixture का ये मतलब आ जाता है। अब चलो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इसको होमोजेनियस मिक्सचर का नाम दिया, आगे तुम पढ़ोगे कि अगर ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं रहेगा देन दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, विच यू स्टडी इन डिटेल सेपरेटली। मतलब बाद में हम लोग जब 12th क्लास में जाते हैं तो वहां पे स्टडी करते हैं इसको, बट हम लोग प्रेजेंटली जो ज्यादातर यूज करते हैं, हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर को ही वाइडली यूज करते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल केस में पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट द होमोजेनियस मिक्सचर। तो अगर हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बताए हैं, तो दैट मीन्स द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन को अगर हमें एक्सप्रेस करना होता है, तो द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो कंसंट्रेशन इज व्हाट? तो कंसंट्रेशन इज द टर्म, कंसंट्रेशन इज द वर्ड which is used to define the composition of solute and solvent present in any solution। ठीक है, अब एक्चुअली कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग, कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन किस तरह का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसके लिए हम लोग कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इफ वी हैव टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। ये अलग अलग तरह के फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। मींस कंसंट्रेशन कैन बी रिटन इधर इन टर्म्स ऑफ वेट, इधर इन टर्म्स ऑफ मोल्स और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जो हम लोग कंपोजिशन को डिफाइन करेंगे, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना होगा, तो उसके कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स, वेट, मोल्स, वॉल्यूम एटसेट्रा, बहुत तरह से यूज करते हैं। तो यही रीजन होता है कि कंसंट्रेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स। बहुत तरह से कंसंट्रेशन को कैटेगराइज्ड करते हैं।
जिसमें सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाता है, दैट इज मोलारिटी आ जाता है। मोलारिटी ये सब पढ़े होगे कि नहीं पढ़े हो? सर बड़ा। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके मतलब इसके बारे में, और इसके बाद फिर देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मोलारिटी को डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट, ठीक है ना, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, या ये कह सकते हो कि दिस इज डिफाइंड रिटन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ जाएगा। और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाता है, मतलब अलग अलग बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स आता है मोलालिटी, व्हिच इज रिटन एज अ स्मॉल m, और इसको डिफाइन करते हैं तो मोलारिटी और मोलालिटी में फर्क होगा कि दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जाएगा। तो दोनों में फर्क इस चीज का रहेगा कि हियर वी आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे वी आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड हियर वी आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दो फर्क होगा, एक वॉल्यूम का वेट होता है यहाँ पे, दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा। अब देखो जैसे कि अगर ये दो वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, दो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात हम लोग करते हैं, तो मीन्स अगर किसी भी सॉल्यूशन के लिए, फॉर एनी सॉल्यूशन इफ वी आर सेइंग कि कोई भी सॉल्यूशन को अलग अलग कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं, मोलारिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं या मोलालिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। दैट मीन्स द सेम सॉल्यूशन कैन बी ईदर expressed in terms of molarity or in terms of molality। तो अगर दोनों को दोनों में से किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं तो then we can say there must be a certain relationship between molarity and molality। उस केस में मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में जरूर कोई ना कोई रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स, मोलारिटी एंड मोलालिटी, हम लोग इस चीज को देख लेते हैं और इसके प्रोसेस को देखेंगे सो दैट कि इस चीज का हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो देखो इसको बताने से पहले बेसिकली इसमें तो हम लोग कंसेप्ट वही यूज करेंगे कि हाउ डू वी डिफाइन मोलारिटी एंड मोलालिटी। हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसी से हमें मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशनशिप पता चलेगा। तो इसके लिए मैं ये देख रहा हूं कि यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। मैं इस रिलेशनशिप को एक क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूं, यू जस्ट ट्राई टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है ना। डिराइव कर पाते हो, अगर कर लिए तो इट इज वेरी गुड, नहीं कर पाओगे तो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यू राइट डाउन वन क्वेश्चन टू फाइंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है ना। तो इसको लिखो, कैलकुलेट दी मोलालिटी, calculate the molality of a solution, calculate the molality of a solution if its molarity is capital M and density of solution is equal to d gram per milliliter, molecular weight of solute is equal to M1 and molecular weight of solvent is equal to M2। ठीक है, you have to find out, मतलब basically this will give you the relationship between मोलालिटी एंड मोलारिटी, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली इसको
ट्राई कर रहा है कि कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है ना। ऑल्दो दिस इज अ थ्योरी पोर्शन, if you are able to find out, this is very good. Otherwise I will tell you, I will explain how to find the relationship. Is question clear na? Yes. आया किसी का? अरे एक मिनट, सर वॉल्यूम लीटर में दे रखा होगा कि एमएल में दे रखा होगा? वॉल्यूम कहाँ दिया है? मतलब अगर यूज करेंगे तो मोलारिटी के लिए
volume of molarity is equal to moles of solute upon volume of solution in liter. This is what we are using, volume of solution in liter. सर हाँ बोलो। सर अगर सोल्यूशन एमएल में दे रखा है तो m इंटू 1000 डिवाइड बाय d इंटू 1000 डिवाइड बाय m1। ओके, कौन बोल रहा है? हाँ m मोलैरिटी है और आंसर मोलैरिटी देगा। कौन बोल रहा है, नाम बताओ। प्रत्युष। प्रत्युष, ओके। और किसी का? और कोई है क्लोज टू द आंसर? यस सर। कौन? आदित्य? सर बस होने वाला है। अच्छा अथर्व, ओके। चलो फिर मैं बोलूंगा सही है कि गलत है, ठीक है प्रत्युष? ओके सर। अभी बोलेंगे गलत है तो लोगों को लगेगा कि चलो ये नहीं होगा, बोलेंगे सही है तब तो उसी को कर लेंगे। आया अथर्व? हाँ बस आखिरी स्टेप पर हूँ। ओके ओके। सर m2 होगा सर, mm2, mm1 नहीं होगा। MM2 क्या? चलो फिर से लिख ही लेते हैं इसको। क्या बोल रहे हो आप? बताओ, व्हाट इज द आंसर? व्हाट यू आर सेइंग? सर मोलैरिटी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस mm2। सर मेरा बस M1 आ रहा है। खाली M1 आ रहा है? सर नहीं, वो बाकी सारा सेम है, उसका सब MM2 है, वो मेरा MM1 है। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ वही आ रहा है और यहाँ पे M1 आ रहा है, यही ना? ओके। M3 भी किसी का आ रहा है?
और किसी का? और किसी का नहीं? सर नहीं सर, M2 है। हाँ एक बार डिसाइड कर लो, M2 है। चलो ठीक है, अब तो चेंज नहीं करना है ना। और किसी का? सर। चलो देखो, मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी तरीका ले रहे हैं, ठीक है ना। लेंदी तरीका इसीलिए ले रहे हैं सो दैट कि ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। बाद में मैं बताऊंगा कि इसको एक्चुअल में इतने देर में सॉल्व नहीं करेंगे। इफ यू आर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो यू शुड नॉट टेक दैट मच टाइम, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, एक्चुअली एक चीज जान लो कि केमिस्ट्री क्या होता है ना, कि केमिस्ट्री हमेशा देखोगे, किसी से भी पूछोगे किसी भी एग्जाम में, केमिस्ट्री इज ऑलवेज स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है। केमिस्ट्री को हमेशा स्कोरिंग बोला जाता है। केमिस्ट्री को स्कोरिंग बोलने के पीछे रीजन होता है कि केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होता है ना, तो केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर आ जाता है, थ्योरी बेस्ड आ जाता है। मतलब अगर तुम्हें थ्योरी पता है, अगर तुम्हें चीजें आती है, तो उसके बाद वो सॉल्व होगा ही होगा, 100% सॉल्व होगा। तो उस केस में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम बहुत बड़े हो गए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैविंग द आइडिया अबाउट द मोलारिटी मोलालिटी, ये सब अगर पढ़े हो तो उस केस में क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हो गया रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। मैंने ये क्वेश्चन इसको डेरिवेशन के फॉर्म में क्यों दिया, मैं उस पर भी आऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम क्वेश्चन सब सॉल्व कर देगा, लेकिन क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्योंकि जब हमें ये पता रहता है कि इस पे, इस थ्योरी के अलावा किसी और चीज पे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, देन इन दैट केस वी हैव टू बी वेरी फास्ट, हमें फास्ट होना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो ये होता है, जिसको अच्छे से आता है दे आर वेरी फास्ट इन दिस केमिस्ट्री, और अगर वो फास्ट होगा तो उसका इसीलिए स्कोरिंग हो जाता है। तो जो अच्छे रैंक लाते हैं, अच्छा किसी भी चीज में करते हैं, तो वो केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है और उसमें अच्छा मार्क्स कर लेते हैं, और अच्छा मार्क्स केमिस्ट्री में करते हैं, कम टाइम में करते हैं। सो दैट कि केमिस्ट्री में कम टाइम में अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो इस टाइम को सेव करके वो मैथ में यूज करते हैं मेनली, क्योंकि मैथ थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, या मैथ को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इसके टाइम को सेव करके दूसरे जगह पे यूज करते हैं। दैट इज व्हाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसलिए अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये पीपल आर टेकिंग टाइम, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व तो होना ही चाहिए, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो मैं M1 सबसे, है कौन बोल रहे हो? सर। प्रत्युष? सर M1 अथर? होगा। अच्छा अथर, फिर तुम चेंज कर लिया। ए चलो, यस सर, मेरा भी M1 है। तुम्हारा भी M1 आ गया, बताओ तो, इतना कंफ्यूज होके बोल रहे नहीं हो। सर, प्रत्युष नहीं हूँ मैं, आदित्य। आदित्य बोल रहे हो? यस सर। ये करेक्ट आंसर है, M1 इज द करेक्ट आंसर, ये गलत है, ठीक है प्रत्युष? यस सर। चलो मैं अभी आ रहा हूं, मैं दो मेथड से बता रहा हूं। पहला मेथड जो सबको समझ में आ जाए, बेसिकली सबको अंडर, चूंकि मैंने ये बताया है कि ये एक्चुअली थ्योरी है, तो थ्योरी मतलब थ्योरी इन द सेंस की थ्योरी भी बोल सकते हो, या बेसिकली हमें ये प्रोसेस पता होना चाहिए, हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चंस, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मैं लेंदी मेथड से बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे तुम एक लाइन में आंसर दे सकते हो। चलो यहां पे बताएंगे कि सबसे पहले ये देखो, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी निकालना है। तो बचपन से ही ये सीखते आए होगे, नहीं सीखे हो तो सीख लो, कि जब कभी भी तुम्हें किसी चीज को सॉल्व करना होता है, तो योर फर्स्ट एम कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट मोलालिटी, तो मोलालिटी फाइंड आउट करना है, दैट्स ओके। लेकिन मोलालिटी को निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, तो टू कैलकुलेट मोलालिटी वी हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी। तो इस केस में हमें बेसिकली क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो अब इसके लिए अगर कोई भी सॉल्यूशन लेते हो तो किसी भी सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालना है और उस मोलालिटी को निकालने के लिए सॉल्यूट का मोल्स और सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो इस केस में चूंकि वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द सॉल्यूशन, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वी लीटर मान लिया। तो वी लीटर मान लिया मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 वी मिलीलीटर, मतलब वॉल्यूम लीटर में या मिलीलीटर में 1000 वी आ जाएगा। तो देखो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ले लेने से हमें ये आइडिया आ जाएगा कि इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे और इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के क्या वेट होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब इसके बाद देखो, सिंस मोलारिटी इज नोन टू अस, बिकॉज मोलारिटी m दिया हुआ है और मोलारिटी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से कह सकते हैं कि सिंस वी हैव एज्यूम्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू v और मोलारिटी m दिया गया है, तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू m into v आ जाएगा। तो यानी कि आधा काम हो गया, वी हैव कैलकुलेटेड द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया विच इज इक्वल टू m into v आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब ये देखो, इफ यू नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है d ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसका मतलब इफ इट इज इक्वल टू d ग्राम पर मिलीलीटर, तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड ऑब्वियसली ये किस में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे, और ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो चूंकि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मान लिया है, तो यहां से डेंसिटी d है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1000 V आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी गेट वेट ऑफ सॉल्यूशन एज 1000 into VD ग्राम आ जाएगा। अब बोलोगे सर हमें तो निकालना था वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, तो आपने तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया, हमें फायदा क्या मिला। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वी नो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये जानते हो कि इफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नोन टू यू, तो हम लोग जानते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो सब जानते होंगे। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, m into v, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, m1 है, और ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो वी कैन से वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू mv into m1 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कितना आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1000 VD ग्राम आ जाएगा, और ये भी किसमें है, ग्राम में है। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000 VD माइनस mv into m1, लेकिन ये वेट किसमें आएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो यहां से यू कैन टेक v कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 1000 d माइनस m1 इंटू v, लेकिन ये ग्राम में है तो वी हैव टू कन्वर्ट वेट इन टर्म्स ऑफ केजी। क्यों, क्योंकि हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट जो लेंगे टू कैलकुलेट मोलालिटी वी नीड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ केजी। तो अब ये कह सकते हैं
कि if we have calculated moles of solute and if we have calculated weight of solvent, तो we can easily calculate the molality हम लोग निकाल सकते हैं. तो molality is equal to moles of solute. तो moles of solute कितना है? m into v divided by weight of solvent, जो कितना है 1000 d minus mm1 kg में लेंगे, ये आ जाएगा. तो v से v कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. तो m is equal to 1000 m upon 1000 d minus mm1 आ गया. समझ में आ गया सबको? या किसी को दिक्कत है तो बता दो. समझ आ गई. ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना? पक्का ना? चलो अब हम लोग आ जाते हैं कि ये चीज अगर हमने समझ लिया है, अब हम लोग आते हैं कि इतना लेंदी नहीं करेंगे. ठीक है ना? अगर हमें अच्छा करना होगा, किसी भी एग्जाम में अच्छा करना होगा, तो अच्छा करने के लिए इतना अगर लिख लिए तो तुम कभी अच्छा नहीं कर पाओगे. ठीक है ना? तो वी हैव टू राइट एज मिनिमम एज वी कैन. जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना हम करेंगे. तो हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं जिससे कि हम जल्दी से सॉल्व कर सकें. ठीक है? देखो सेकंड मेथड में इसको करने के लिए मैं पहले कुछ बता रहा हूं. जैसे सपोज करो कि अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी अगर मान लो m है, इसकी मोलारिटी m है. इफ यू डिड, अगर इसको आधा कर दोगे, इसका हाफ सॉल्यूशन लोगे, तो इसकी मोलारिटी भी कितनी होगी? m. इसको भी अगर फर्दर हाफ कर दिए तो इसकी मोलारिटी कितनी होगी? m. इसको भी हाफ कर दिए तो मोलारिटी कितनी होगी? m. एक्चुअली क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, हमें ये कंसेप्ट समझना होगा कि जो कंसंट्रेशन होता है, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन के बारे में आइडिया देता है. तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम या अमाउंट. किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन पार्ट होगा वो उसके अमाउंट, कितना अमाउंट तुम लेते हो, इस बात पे ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, वो उस बात से इंडिपेंडेंट आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी m है, तुम उस सॉल्यूशन का कितना भी अमाउंट लो तो उस सॉल्यूशन की मोलारिटी, मतलब 1 लीटर लो, 100 लीटर लो, ठीक है ना, 1 मिलीलीटर लो, उसकी मोलारिटी हमेशा क्या होगी? उसकी मोलारिटी इज ऑलवेज इक्वल टू m ही रहेगा. और सेम विल बी द सिचुएशन विथ मोलालिटी. उस सॉल्यूशन की मोलालिटी वही होगा अगर तुम उस सॉल्यूशन का कुछ भी अमाउंट लेते हो. सो दैट मींस, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अमाउंट, वॉल्यूम और अमाउंट. तो इसका मतलब अगर मोलारिटी एंड मोलालिटी किसी भी सॉल्यूशन का उसके अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, तो मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अमाउंट. वो उसके अमाउंट से इंडिपेंडेंट आ जाएगा. तो अगर मोलारिटी और मोलालिटी सॉल्यूशन का जो रिलेशन रहेगा वो उसके अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब यू आर हैविंग फ्रीडम टू चूज एनी वॉल्यूम. तुम्हारे पास वॉल्यूम चूज करने का फ्रीडम है, तुम कुछ भी वॉल्यूम चूज कर सकते हो. और अगर कुछ भी वॉल्यूम चूज करने के लिए तुम्हारे पास फ्रीडम होगा तो तुम ये बताओ कि तुम कौन सा वॉल्यूम चूज करोगे? बताओ. अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम चूज करने का फ्रीडम है कि कुछ भी चूज कर लो, तो तुम कौन सा वॉल्यूम चूज करोगे? करेंगे 1 लीटर लेंगे ना, ऑब्वियसली. क्योंकि 1 लीटर लेने से हमें क्या हो जाएगा? 1 लीटर लेने से मोलारिटी गिवन है ना, तो मोलारिटी से हम तुरंत बोल देंगे
कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 1 लीटर लिया है तो जो मोलारिटी होगा वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, हमने ये मान लिया। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 मान लिया, अब तुम देखो वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स मोलालिटी विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब तुम बोलोगे कि अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ले लिया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। और अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट m आ गया है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 1000 डी ग्राम आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि डेंसिटी डी ग्राम पर मिलीलीटर है तो 1000 मिलीलीटर का वेट 1000 डी ग्राम आ जाएगा। और उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो मोल्स सॉल्यूट का m है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का m1 है। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा, ग्राम में। तो केजी में कितना आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3 केजी। तो एक लाइन लिखेंगे, ये लिखना तो मैंने समझाने के लिए बताया था, अदरवाइज वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंगल लाइन, एक लाइन में सॉल्व करना है कि m इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये लिख के आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना। तो अगर जैसे देखो, अगर लेंदी लिखते हो तो इसका मतलब यू आर मेकिंग हैबिट ऑफ राइटिंग वेरी, और वो लंबा लंबा लिख के जो होता है ना एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लंबा लंबा जितना लिखोगे उतना तुम्हारा रैंक जो आएगा उसमें भी लंबा नंबर, मतलब बहुत लंबा लंबा नंबर रहेगा। ठीक है ना, यू विल गेट द बिग रैंक ऑल्सो। बिग रैंक मतलब 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा बड़ा तुमको नंबर वाला रैंक मिलेगा। सो दैट इज वाई हम लोग अवॉइड करेंगे इस चीज को। अब देखो, मैं ये बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद मत करना, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कर लेना कि ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। दिस इज वैलिड ओनली व्हेन इफ डेंसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी का यूनिट चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद करने के बजाय वी हैव टू नो द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन सॉल्व दिस, वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? चलो मैं इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और इसमें ट्राई करो कि हम नहीं लिखें, एक भी लाइन नहीं लिखें, विदाउट राइटिंग एनीथिंग, यू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ध्यान रहे, मैंने पहला क्वेश्चन दिया था ये ध्यान रखने के लिए कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मतलब कम से कम लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। मोलर मतलब समझ गया ना, मोलारिटी। ये जो मोलर दिया है ना, वी हैव टू फाइंड आउट मोलालिटी, जिसका मोलारिटी है 3.2 मोलर।
सर 8 है। किसका आया? Yes, sir. 8. किसका? कौन कौन बोल रहे हो? The Jhalak. सर झलक प्रत्युष। और प्रत्युष। चलो वेट, और किसी का देख रहे हैं? ये इस क्वेश्चन में ईयर देख रहे हो 2014? प्रत्युष, ईयर दिख रहा है ना? हाँ ये सर। किस चीज का ईयर है पता है? सर नहीं। ये जेई एडवांस का ईयर है। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। बहुत आसान है ना? हाँ सर 8 Next week? मोलपाल किलोग्राम। कौन? आदित्य? Yes, sir. हाँ, 8 sir. more. हाँ, द करेक्ट आंसर इज 8। द करेक्ट आंसर इज 8। ठीक है ना? ये आईआईटी जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है ना? एक्चुअली क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, जैसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना है। अब इसमें देखो डेंसिटी जो दिया है, तो डेंसिटी किसका दिया है? डेंसिटी सॉल्वेंट का दिया हुआ है, इसने चेंज कर दिया। लोग एक्चुअली जल्दबाजी में गलत कर देंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन टू यू, you cannot use that formula because in that formula density is of solution, not of solvent. तो देखो डेंसिटी सॉल्वेंट का दिया हुआ है 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखो हमें अगर रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप निकालने के लिए कह सकते हैं कि वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया। मान लो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर ले लिया, तो अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लिया है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोलारिटी, जो मोलारिटी रहेगा वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो तुम क्वेश्चन में अगर तुमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लिया है, if you are assuming volume of solution as 1 liter, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है? assuming no change in volume upon dissolution। ठीक है ना? डिसॉल्व करने से, सॉल्यूशन बनाने से सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिसॉल्व करने का मतलब सॉल्यूट डालने का हुआ। तो सॉल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1 लीटर, और हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट ही दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में आएगा? ये ग्राम में आ जाएगा। तो केजी में कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 8 आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन यू पीपल टू मच टाइम। अब समझ रहे हो ना कि टाइम तुमने ज्यादा ले लिया। प्रत्युष, क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा टाइम लगा कि कम टाइम लगा? ज्यादा लग गया। ये क्वेश्चन कितने टाइम का है? ये 5 सेकंड से ज्यादा का है क्वेश्चन? नो सर। बात समझ गया ना? तो एक्चुअली जैसे कि आईआईटी में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम फॉर्मूला यूज करोगे या क्वेश्चन कंसेप्ट यूज करोगे, तो पहला चीज तो कंसेप्ट को यूज करना है ही, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड स्पीड, ठीक है ना, कम लिख के इसमें एक लाइन मात्र लिखना है, बस ये वाला लिखना है, सॉल्व हो जाएगा। अगर ज्यादा लिखते हो तो दैट मीन्स तुम अच्छे रैंक के लिए एस्पायर नहीं कर रहे हो। किसी भी एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं, किसी भी एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए वी हैव टू राइट एज मिनिमम एज वी कैन। जितना कम लिख सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा हो। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया कि या फिर इसको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूं? बताओ बच्चों। समझ आ गया सर समझ आ गया। नहीं, जिसको नहीं आया मैं उसके लिए बोल रहा हूं। कोई ऐसा है
ऐसा देखो, एक चीज मैं और बता देता हूं कि डोंट थिंक कि तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम मतलब उस चीज को हाइड करोगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना मतलब दैट इज अ नेचुरल थिंग, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा बहुत बच्चों को पढ़ाया है, बहुत बच्चों को जो शुरुआत में बहुत स्लो लर्नर होते हैं, बहुत स्लो, मतलब उसका एक बार ग्रास्पिंग आ जाती है अच्छे से, उसके बाद वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ऐसा बहुत बच्चों को पढ़ाया है जो शुरुआत में बहुत स्लो लर्नर होते हैं, उसको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो कांस्टेंट एफर्ट लगाते हैं और ऐसा भी देखा है वो टॉप 100 रैंक में आ गए, ठीक है ना। लेस देन 100 रैंक IIT JEE में देखोगे तो टॉप 100 रैंक में आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाई यू डोंट थिंक कि मेरे से जल्दी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मैं नहीं समझ पाया, इस शॉर्टकट को नहीं समझा तो मैं क्या करूं, ठीक है ना। कैसे पूछें सर से, खराब लगता है, बाकी लोगों ने कर दिया है, ठीक है ना। तो डोंट थिंक इट इन दैट वे, ठीक है ना। यू थिंक तुम्हें ये कंसेप्ट एक बार अच्छे से समझ जाना है, और वंस यू आर थ्रू इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए, यूज कर लिया एक क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे दोबारा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज तुम्हें होना चाहिए, बात समझ गया ना। तो इसलिए कभी भी डोंट हेजिटेट, ठीक है ना, टू आस्क एनी क्वेश्चन। कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो उसको पूछने में बिल्कुल झिझक मत करो, यू जस्ट आस्क, मतलब कंफर्टेबली आस्क करो, ठीक है मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इस चीज को नहीं समझ पाया, ठीक है, दैट्स इट। मैं एक बार समझ लूंगा अच्छे से, एक बार शॉर्टकट भी समझ लूंगा कैसे कर रहे हैं सर, कैसे एक लाइन में कर रहे हैं, मैं इसको भी समझ जाऊंगा, और उसके बाद फिर दोबारा जब ये चीज आएगा तो फिर हम लोग उसको बहुत क्विकली कर लेंगे, दोबारा इसको हरा देंगे, दूसरे बच्चे जो है उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है ना। तो इसलिए डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग कि सर ये यहाँ पे क्या डाउट आ गया, ये मतलब डाउट है मुझे, कितना भी बेसिक डाउट हो तो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। किसी को डाउट है, मैं फिर पूछ रहा हूं, नो, किसी को डाउट है? नो डाउट सर। नो डाउट, चलो ठीक है। अब चलो हम लोग आ जाते हैं, तो हमने पहला कंसंट्रेशन टर्म्स देखा मोलालिटी, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स देखा मोलालिटी, इसके बाद आ जाते हैं तीसरे कंसंट्रेशन टर्म्स पे आ जाते हैं। तो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है दैट इज परसेंटेज बाय वेट। बाय वेट बोलो या बाय मास, हम लोग केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज ले लेते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स में डिफरेंस आ जाता है। परसेंटेज बाय मास या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास बाय मास, हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, और मास बाय मास भी हम लोग बोलते हैं। तो परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास का जो मतलब होता है, तो ये सिंपली वही चीज होता है जो तुम बचपन में परसेंटेज को पढ़ते हो। तो परसेंटेज बाय मास का मतलब हो जाएगा, तो बेसिकली वी एक्सप्रेस द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज बाय मास का मतलब हो जाएगा कि सॉल्यूट का सॉल्यूशन में कितना मास परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब ये आ जाएगा, मास बाय मास का मतलब ये आ जाएगा। अब यहां पे फिर बताएंगे कि सिंस परसेंटेज बाय मास इज आल्सो अ कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इफ दिस इज आल्सो अ कंसंट्रेशन टर्म्स then there must be a certain relationship between one concentration terms and another concentration terms। तो इसका जैसे मोलालिटी और मोलारिटी का था, उसी तरह से there must be a certain relationship between percentage by mass with another, या मोलालिटी बोलो या मोलारिटी बोलो। तो हम लोग चलो क्या करते हैं, किसी एक का रिलेशन निकाल लेते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड मोलारिटी का रिलेशन निकाल, ठीक है। चलो इस बार भी मैं दे रहा हूं, एंड आई होप इस बार तुम जल्दी सॉल्व करोगे, उतना टाइम नहीं लगाओगे, और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
फिर वही रिलेशनशिप की बात है, ठीक है ना। तो इसमें निकालना है, ट्राई करो इसको, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ परसेंटेज बाय मास is equal to x, density of solution is equal to d gram per milliliter, molecular weight of solute is equal to m1 and molecular weight of solvent is equal to m2। चलो इसको तो मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी, यस, कैपिटल M निकालना है, ठीक है ना। जिसको जहां भी डाउट हो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये सब बेसिक चीज है, मतलब दीज आर द थिंग्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। So mass percent into density का आंसर आया है। एक्स दिया है, परसेंटेज मास एक्स है। उसके टर्म्स में बताओ। x डी का 100, एक्स डी बाई 100, 100 m1। एक्स डी बाई 100 m1। कौन प्रत्युष बोल रहे हो? हाँ सर, एक सेकंड चेक करना होगा। और किसी का? सर उसमें सर वो कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर 10 x d अपॉन m1 हो जाएगा। प्रत्युष डोंट मेक इट अ हैबिट, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि एक बार में आंसर सही होना चाहिए, बार बार चेंज करते हो, ठीक है ना। ये क्या गलती की है समझ गया ना। मैंने शुरू में सबसे पहला क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू रीड एवरीथिंग केयरफुली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इन एग्जाम यू इफ यू आर डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, हियर यू आर गेटिंग टाइम, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता है, ठीक है। यस सर। और किसी का?
और किसी का? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हो। सर ये वाला नहीं आ रहा। नहीं हो रहा है? बता दूं? यस सर। ये तो आसान है, ये उससे आसान है। 1000 XD by M1। 1000 नहीं, इसका कौन बोल रहे हो? आदित्य। नहीं आदित्य, इसका मोलारिटी जो होगा दैट इज, क्या बोले प्रत्युष? 10 XD by M1। 10 XD by M1, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये होगा। देखो यहां भी तुम क्या कर सकते हो कि अगेन वी आर हैविंग द सेम थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वन कंसंट्रेशन टर्म्स इनटू अनदर। इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत तरीके से, मतलब 4-5 तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो पहला तरीका, अगर मोलारिटी निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर तुमने 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लिया है, चूंकि 1 लीटर लेने से रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे आसान क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में वॉल्यूम 1 हो जाएगा, खाली हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे? तो तुम ये देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू डेंसिटी, मतलब ये इनटू डेंसिटी। मैं फिर भी ज्यादा करके लिख रहा हूं, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 डी ग्राम। तो ये सॉल्यूशन का वेट है, लेकिन परसेंटेज हमें सॉल्यूट का मोल्स निकालना है, ये सॉल्यूशन का वेट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालते हो तो हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x% ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय मास जो दिया गया है सॉल्यूट का वो x है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इज द x% ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो x% मतलब x by 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000 डी। तो दिस इज इक्वल टू x इंटू 10 डी आ जाए। ठीक है ना? तो अगर हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 dx डिवाइडेड बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, m1 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आ गया, तो मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम तो 1 ही है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि 10xd अपॉन m1। इज इट क्लियर? तो एक बार दोबारा बता दो। ओके ओके, कहाँ नहीं समझे हो? जैसे ये देखो, मैंने ये बोला है कि लेट अस एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज 1 लीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? नो सर, नो सर। क्योंकि वॉल्यूम कुछ भी ले लोगे, रिलेशनशिप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर तुम वॉल्यूम v भी लोगे तो देखोगे लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो v से v कैंसिल्ड आउट हो जाता है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लीटर ले लिया। अब अगर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लेने से हमें आसान क्या हो जाता है, हमें मोलारिटी निकालना है। एंड मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है ना? तो इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 बन गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 बन गया, तो इसका मतलब इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें खाली मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना रह जाएगा, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया है। यस। तो अब हमें निकालना है सॉल्यूट का मोल्स निकालना है। तो सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे, तो ये देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, होता है ना? यस सर। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, d ग्राम पर मिलीलीटर, इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे,
और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना लेंगे, 1000 मिलीलीटर लेंगे। मिलीलीटर क्यों लेंगे, क्योंकि ये भी मिलीलीटर में है। तो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि वेट ऑफ Yes. सॉल्यूशन जो आ गया, कितना आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 1000 डी ग्राम आ गया। ठीक है, Yes. तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो उसके लिए वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो देखो, परसेंटेज बाय मास जो हमने अभी डेफिनेशन देखा था, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही होता है Yes. ना, ठीक Yes. है ना। तो इसने दे दिया है कि परसेंटेज बाय मास जो है वो कितने के बराबर है, तो परसेंटेज बाय मास x के बराबर है। तो x इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 1000 डी ग्राम इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से यू विल गेट दी वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू 10x डी। तो हमें निकालना क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है ना। Yes, sir. अब आगे समझ। ठीक है, तो ये देखा Yes. हमने, इस रिलेशनशिप को देखा। तो एक्चुअली ये जान लो, ये हम लोग इसको समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं। लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा, एग्जाम में इतना लिखोगे तब तुम अच्छा कभी नहीं कर पाओगे। एग्जाम में करने के लिए हमें, क्योंकि वहां पे इतना टाइम तो नहीं रहता है ना, हमें जल्दी करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दबाजी में करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तुम मेथड यूज करना, डायरेक्ट वो कर लेना कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो तुम क्या ले लो, 1000 ग्राम सॉल्यूशन ले लो। अगर 1000 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो x ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा ना। Yes. सॉरी, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लो तो परसेंटेज बाय वेट, मतलब x ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, x ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय डी मिलीलीटर आ जाएगा सॉल्यूशन का। और सॉल्यूट का मोल्स कितना हो जाएगा, x अपॉन m1 हो जाएगा। और ये मिलीलीटर है, तो इसको लीटर में चेंज करोगे तो कितना से डिवाइड करोगे, 1000 से। तो इतना लीटर सॉल्यूशन है, कितने मोल सॉल्यूट उसमें है, x बाई इतना मोल्स सॉल्यूट के। तो बस मोलारिटी निकल जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट x अपॉन m1 डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल्ड आउट हो गया, 1 अपॉन d इंटू 10 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 10 dx अपॉन m1। इससे भी कर सकते थे, Yes, sir. ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली जब तुम दिमाग को ओपन करोगे ना, तो यू विल गेट, और जब तुम सोचना शुरू करोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज कि कैसे जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो Yes. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, ओके सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बच्चों। Thank you, sir.